डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारे आज के लेक्चर के ये मकासद होंगे कि हमें जिस्म में मौजूद खून की नालियों के बारे में बुनियादी फंक्शंस मालूम हो चुके हों। इसी तरह हमें पता हो कि फ्लेबॉटमी क्या होता है। इसी के अलावा जिस्म में खून की नालियों की अक़साम कौन कौन सी हैं, और हमें ये मालूम हो जाए कि खून की नालियाँ जिसकी साख्त के बारे में हमें आइडिया हो जाए कि खून की नालियों की तहें कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम खून की नालियों के बुनियादी फंक्शंस यानी बुनियादी काम क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि खून की नालियों का सबसे अहम काम जो है वो खून के ज़रिए ऑक्सीजन की सप्लाई है पूरे जिस्म में। पूरे जिस्म के हर सेल, हर पट्टे, हर ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो खून की नालियों के ज़रिए होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कीमियाई रिएक्शंस की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड खून के अंदर जो पूरे जिस्म में, पूरे जिस्म के खुरियों में, पूरे जिस्म के पट्टों में, पूरे जिस्म के ऑर्गन्स में तैयार हो रही होती है, उसको भी ब्लड के ज़रिए ही खून की नालियों से इखराज किया जाता है। इसी के साथ साथ खून की नालियाँ जो होती हैं उनका एक अहम फंक्शन ये है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से लंग्स को सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेशन के लिए, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद उसी खून को दोबारा हार्ट को सप्लाई किया जाता है खून की नालियों के ज़रिए। इस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सप्लाई और एक्सक्रीशन के अलावा खून की नालियों का एक अहम काम यह है कि पूरे जिस्म को जो ग़ज़ाई अज्जा हैं यानी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सप्लाई वहाँ पहुँचाई जाए। इसी के साथ साथ पूरे जिस्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो फासिद मवाद हैं जो इकट्ठा हो चुका है, उसको खून के ज़रिए ही जो है ना एक्सक्रीट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो किडनी में खून चुके जा रहा होता है, तो फासिद मवाद जो है वो किडनी के ज़रिए, यानी जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं, यानी जिनको जहरीले मवाद कहा जाता है, उनको किडनी के ज़रिए यानी गुर्दे के ज़रिए पेशाब में खारिज किया जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि हामला माओ में बच्चे की जो ग्रोथ हो रही होती है, जो डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स मतलब हार्मोन्स की सप्लाई होती है, वो भी खून के ज़रिए ही, खून की इन नालियों के ज़रिए ही बच्चेदानी में पहुँचाई जाती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में तैयार हो रहे होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो हैं दो इंतहाई इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि हमारा लबलबा तैयार कर रहा होता है, वो भी खून के ज़रिए, खून की इन्हीं नालियों के ज़रिए पूरे जिस्म में सप्लाई किए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करते हैं। इसी के साथ ही खून की नालियों का एक इंतहाई अहम मकसद यह है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, यानी तशख़ीसी टेस्ट करते हैं। उनके लिए हमें ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए खून को मुख्तलिफ़ मटीरियल्स जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी या कमी या ज़्यादती के लिए टेस्ट किया जाता है।
तो वो ब्लड सैंपल्स भी खून की नालियों के ज़रिए ही लिया जाता है। इस प्रोसीजर को वेन पंक्चर या फ्लेबोटमी कहा जाता है। तो फ्लेबोटमी कैसा प्रोसीजर होता है, जिसमें आप डायग्राम नंबर 1 में देख सकते हैं कि आपको आपके बाजू की मुख्तलिफ वेन्स को दिखाया गया है। तो फ्लेबोटमी में मोस्ट कॉमनली सिफेलिक वेन और बेसिलिक वेन आपने अक्सर आप लोग अपने बाजू में भी देख सकते हैं। तो फ्लेबोटमिस्ट जो कि ब्लड का सैंपल लेने वाला एक टेक्निकल आदमी होता है, वो मरीज़ का या आम शख्स का जिसका ब्लड दरकार होता है, उसकी वेन में से ब्लड का सैंपल ड्रॉ करता है। और जो आम तौर पर वेन्स यूज़ होती हैं इस काम के लिए, वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यानी कि सिफेलिक और बेसिलिक वेन। इसके अलावा पूरे जिस्म में कोई भी वेन को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन वेन्स यही यूज़ होती हैं। इसके बाद आपको पता है कि बहुत से इंजेक्शंस वगैरह मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मसाइल में पेशेंट्स को एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, उसको लगाए जाते हैं। इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, यानी उज़लाती या वरीदी इंजेक्शंस जो हैं, वो इंजेक्शंस भी इसी ज़रिए से उनकी यानी दवा जो है उसका जो जिस्म के अंदर तकसीम होना है वो भी हमारी ब्लड वेसल्स के ज़रिए होता है। अब हम डायग्राम नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। डायग्राम नंबर 2 में हम देख सकते हैं कि आपको आपके जिस्म में आर्टरीज और वेन्स की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम आर्टरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आर्टरीज़ जो हैं, यानी खून की ऑक्सीजनेटेड सप्लाई पहुंचाने वाली जो नालियां हैं, उनकी 3 मेन अक़साम हैं। यानी कि इलास्टिक आर्टरी, यानी कि आप जानते हैं, अक्सर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में, कि एओर्टा वगैरह जो हैं वो इलास्टिक आर्टरीज में आ सकते हैं। इसी तरह आर्टरीज़, मस्कुलर आर्टरीज जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, और आर्टीरियोल्स। यानी आर्टरीज़ की जो मेन 3 अक़साम हो सकती हैं वो एओर्टा या इलास्टिक आर्टरीज़, आर्टरीज, सिंपल आर्टरीज और आर्टीरियोल्स, आर्टरीज और आर्टीरियोल्स। तो इन आर्टरीज का बेसिक मकसद जो है वो आप जान चुके हैं, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार, कि जिस्म को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई जो है ना उसको पहुंचाना होता है। सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये आर्टरी डीऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स को सप्लाई करती है ऑक्सीजनेशन के लिए। इसी तरह वेन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वेन्स की भी 3 अक़साम आपको दिखाई गई हैं, यानी कि लार्ज वेन जिसको हम वीना केवा कह सकते हैं, मीडियम साइज वेन्स जो आम वेन्स होती हैं जो वीना केवा से आगे तो पूरे जिस्म को सप्लाई कर रही होती हैं, और विन्यूल्स जो इंतहाई बारीक वेन्स होती हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि आर्टरीज की भी 3 अक़साम हैं जो कॉमन है, और 3 ही वेन्स की अक़साम है, यानी कि वीना केवा हो गया यानी कि लार्ज वेन्स, और आम वेन्स हो गई यानी कि मीडियम साइज वेन्स, और विन्यूल्स हो गए आर्टीरियोल्स की तरह जो कि इंतहाई बारीक वेन्स हो गई, यानी कि वरीदें हो गई। इसी तरह कैपिलरीज के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उनके बारे में ज़रा तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। कैपिलरीज जो हैं वो निज़ाम में दौरान खून की सबसे बारीक किस्म की नालियां हैं, और ये जो कैपिलरीज होती हैं वो आपको पता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टरीज और आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स के दरमियान होती हैं। यानी कि आप जानते हैं कि हार्ट के ज़रिए जो खून, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता हुआ आर्टरीज के ज़रिए जब कैपिलरीज में पहुंचता है, तो कैपिलरीज वो जगह होती हैं जहाँ पर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी सप्लाई जिस्म के खुलियों और पट्टों और ऑर्गन्स तक पहुँचाई जाती है। बिल्कुल उसी वक्त
जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पर मौजूद होती है, जो कि मुख्तलिफ़ कीमियाई रिएक्शंस की वजह से वहाँ प्रोड्यूस हो चुकी होती है, वो उन खुलियों से या उन पट्टों से या उन ऑर्गन से, आज़ा से ब्लड में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो चुका होता है और वो वेन्स के ज़रिए लंग्स को सप्लाई किया जाता है, यानी कि फेफड़ों को सप्लाई किया जाता है, ताकि इसकी दोबारा ऑक्सीजनेशन की जा सके। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो ब्लड वेसल्स की, यानी कि खून की नालियों की लेयर्स के बारे में बात करेंगे, तहों के बारे में बात करेंगे। यानी खून की नाली जो है, एक खून की नाली जो है वो किस किस चीज़ की बनी होती है। तो बेसिकली यह बुनियादी तौर पर हमें मालूम होना चाहिए कि आर्टरीज और वेन्स तकरीबन जो भी हैं, जो पूरे जिस्म में मौजूद हैं, वो 3 लेयर्स की बनी हुई होती हैं। ट्यूनिका इंटीमा उसको कहते हैं, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कि एंडोथेलियम की बनी होती है। इसी तरह ट्यूनिका मीडिया, जो कि दरमियानी लेयर होती है, जिसमें मस्कुलर, अज़लाती या इलास्टिक पत्थर होते हैं, यानी कि मस्कुलर या इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं। इन दोनों की मिकदार मौजूद होती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की वेन्स और आर्टरीज़ में इलास्टिक टिश्यूज़ या मस्कुलर टिश्यूज़ की मिकदार कम या ज़्यादा होती रहती है। इसी की तरह ट्यूनिका एडवेंटिशिया या एक्सटर्ना, तो ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है और ये जो है लेयर, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और कनेक्टिव इस लेयर का जो मकसद, बुनियादी मकसद होता है, वो खून की नाली की जो है उसकी हिफाजत करना होता है, उसको बाहर के इन्वायरमेंट से बचा के रखना होता है। जबकि ट्यूनिका मीडिया, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, दरमियान वाली लेयर है, उसका जो बुनियादी मकसद है वो खून की नाली को, यानी खून का अंदर वाली नाली को, जिसके अंदर से ब्लड या ब्लड की सप्लाई जो हो रही होती है, उसको खुला रखना होता है। उसका ल्यूमन है उसको पेटेंट रखना होता है। तो हम इनके बारे में ज़रा मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि ट्यूनिका इंटीमा जो है, जो कि हम जान चुके हैं कि इनर मोस्ट, यानी कि सबसे अंदरूनी लेयर है, जो कि आप डायग्राम नंबर 2 में देख सकते हैं, वो तकरीबन सेम होती है, यानी एक जैसी होती है, चाहे वो आर्टरी हो या चाहे वो वेन हो। उन दोनों ब्लड वेसल्स में जो ट्यूनिका इंटीमा है वो तकरीबन एक जैसी होती है। इसी तरह ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है, यानी कि जिसके बारे में हम जान चुके हैं कि वो जो प्रोटेक्शन, यानी उसकी हिफाजती लेयर है सबसे बाहर वाली, वो भी तकरीबन आर्टरीज और वेन्स में तकरीबन सेम ही होती है। इसके बाद हम ट्यूनिका मीडिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ट्यूनिका मीडिया जो है, जो हम जान चुके हैं कि जो दरमियानी लेयर है, उसके अंदर इलास्टिक टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ की मौजूद होते हैं। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इलास्टिक टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ की जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है, वो मुख्तलिफ आर्टरीज और वेन्स में मुख्तलिफ किस्म की जगहों पर जो है ना वो कम या ज़्यादा होती रहती है। तो हमने कुछ देर पहले जाना था कि इलास्टिक आर्टरीज होती हैं, यानी कि हमने कहा था कि एओर्टा जो है वो इलास्टिक आर्टरीज में आती है। तो एओर्टा की इस ट्यूनिका मीडिया में इलास्टिक टिश्यूज़ की का कंटेंट जो है, यानी इलास्टिक टिश्यूज़ मस्कुलर टिश्यूज़ की निस्बत ज़्यादा होंगे। जबकि हम मस्कुलर आर्टरीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि एओर्टा के बाद जो आर्टरीज जो ब्लड की सप्लाई को मज़ीद आगे पहुँचाती हैं, यानी एओर्टा के बाद जो आर्टरीज की इकसाम आती हैं, उनके अंदर इलास्टिक टिश्यू की कंटेंट ये है, यह मिकदार जो है वो मस्कुलर टिश्यू की कंटेंट की निस्बत कम होता है। इसी तरह वेन्स जो हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि वेन्स के बारे में हम जान चुके हैं कि ट्यूनिका इंटीमा, यानी कि सबसे अंदरूनी लेयर, और ट्यूनिका एक्सटर्ना और सबसे बाहर वाली लेयर, ये वेन्स में तकरीबन वेन्स में भी आर्टरीज की तरह ही होती हैं। लेकिन ट्यूनिका मीडिया जो है वेन्स के अंदर, वो आर्टरीज की निस्बत कम बारीक होता है। चूँकि इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है, बल्कि इसकी एक रीज़न ये है कि जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत प्रेशर के साथ होता है, बहुत तेज़ होता है। इसकी निस्बत
जो वेन्स होती हैं उसमें ब्लड का फ्लो या प्रेशर इतना तेज़ नहीं होता है। इसी वजह से आर्टरीज को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है, जबकि वेन्स जो हैं उनका अगर ट्यूनिका मीडिया की लेयर जो है वो बारीक भी है तो इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके बाद हम आर्टरीज और वेन्स के ब्लड जो उसके अंदर फ्लो कर रहा होता है उसके बारे में बुनियादी मालूमात या बुनियादी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं कि जो आर्टरीज के अंदर जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड मौजूद होता है इसके बारे में हम जानते हैं कि वह सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के जिस्म की तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है, वो ब्राइट रेड कलर का होता है। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो इंतहाई तेज़ यानी प्रेशर के साथ होता है। तो इस सूरत में एक सिंपल सी बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर कभी भी किसी भी आर्टरी का पंक्चर हो जाए या आर्टरी की वॉल में सुराख हो जाए तो जो आर्टरी के अंदर से ब्लड जो फ्लो करता है वो फुहारे की तरह निकलता है। यानी किसी भी किस्म की आर्टरी जो है पूरे जिस्म में मौजूद हैं, अगर उनको किस तरह नुकसान पहुंच जाए या उनकी वॉल के अंदर सुराख वगैरह हो जाए तो पानी जो है वो बहुत तेज़ फ्लो के साथ आता है, ब्लड जो है वो बहुत तेज़ फ्लो के साथ आता है। इसी तरह जो वेनस ब्लड होता है, यानी हम जानते हैं कि जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो चुकी होती है, वो कंपैरेटिवली यानी कि आर्टीरियल ब्लड की निस्बत गहरे कलर का होता है, डार्क कलर का होता है और पर्पलिश होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि वेन्स को भी अक्सर पर्पल ही दिखाया जाता है डायग्राम्स में, तो पर्पलिश होता है। वेन्स के अंदर जो आपको हमने डिस्कस किया था कि वेन्स के अंदर वॉल्व्स मौजूद होते हैं, तो वेन्स के जो वॉल्व्स होते हैं उसकी एक रीज़न ये भी है क्योंकि वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो इंतहाई स्लो होता है। तो वॉल्व्स लगाने का कुदरत का मकसद ये है कि जो ब्लड का फ्लो है वो एक डायरेक्शन में रहे, कि जैसे ही ब्लड फ्लो रिवर्स होने की कोशिश करता है तो वो वॉल्व्स पीछे से क्लोज हो जाते हैं। जबकि आर्टरीज में चूंकि ब्लड प्रेशर ये ब्लड फ्लो पहले ही बहुत ज़्यादा होता है तो उनमें वॉल्व्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसी लो प्रेशर की वजह से जो कि वेनस सिस्टम में होता है, अगर किसी वेन में पंक्चर वगैरह हो जाए तो आप देखेंगे कि वेनस ब्लड होता है वो ऊज करता है या वो बहता है, यानी वो फुहारे की तरह नहीं निकलता है। यानी अगर वृद्धि खून होगा यानी कि वेनस खून होगा तो वो फुहारे की तरह नहीं आएगा, वो जो है ना वो ऊज करेगा यानी रसेगा उसमें से, या आम आराम आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करेगा। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर कंप्लीट होगा। शुक्रिया।